आइए बाबू देखते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या कहता है। लास्ट टॉपिक क्या कहता है? कहता है ये नो सूनर देन, नो सूनर देन। तो सवाल ये उठा, ये नो सूनर देन क्या? तो बउआ ये पेयर कंजंक्शन है, पेयर कंजंक्शन। अब नो सूनर देन का अर्थ क्या? कहता ज्यों ही, जैसे ही, या कंजंक्शन अपने अर्थ को थोड़ा एडजस्ट करता है, जैसे ही वैसे ही। जो ही मैं रूम में प्रवेश किया मैंने अपना सीट ग्रहण किया, जैसे ही मैं रूम में आया वैसे ही मैंने अपना स्थान लिया, इस टाइप की बात। अब सवाल ये कि आपके एग्जाम में इस नो सूनर देन से क्वेश्चन आता है, नो सूनर देन से क्वेश्चन आता है, तो आपके मन में क्या? तो इसके 2 पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लगभग वो जो 26 से 27 टाइप का जो सरकारी जॉब होता है, लगभग हर एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे हुआ है, आगे भी पूछ सकता है। अब क्या? तो आपको पहला पॉइंट क्या? तो वो ये नो सूनर, तो नो सूनर का जो सही पेयर होगा, सही जोड़ा क्या होगा? देन, THAN देन। तो आपको पहला बात क्या याद रखना है? नो सूनर का सही जोड़ा देन, THAN देन। अब क्या? तो देखते हैं क्या इससे इसका पहला पॉइंट क्या। तो आपको याद क्या रखना है? जब कोई वाक्य, ध्यान से बुआ, जब कोई वाक्य नो सूनर से स्टार्ट होगा, ध्यान दे क्या हमने कहा, जब कोई वाक्य नो सूनर से स्टार्ट होगा तो एक बात याद रखना, इस नो सूनर के बाद कभी भी बउआ सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ध्यान से, जब वाक्य की शुरुआत नो सूनर से होगा तो इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या? तो जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? तो कहता है नो सूनर के बाद जब आना होगा तो ये क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ध्यान से, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब इस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहां पे इस स्थिति को क्या, तो किताबी भाषा में एक नाम है इसका इनवर्सन। तो बउआ क्या इनवर्सन? हमको क्या मतलब? वो कोट पेंट टाई वाला टीचर की बात हम लोग को क्या समझना है जिससे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए? तो नॉर्मल बात, नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा। आपको याद क्या रखना है? नो सूनर के बाद जब भी आना हो तो क्या? वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसी बात को किताबी भाषा में एक नाम दे दिया गया, इनवर्सन। तो नॉर्मल आदमी कहता है कि नो सूनर के बाद इनवर्सन आएगा, समझने में दिक्कत होगी। बात को नॉर्मल करके समझने वाली बात, आप जितनी अच्छे से समझेंगे उतना आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या आपको याद क्या रखना? नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, जब भी आएगा तो क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और जब वाक्य की शुरुआत नो सूनर से होगा तो आगे के खंड में क्या आएगा? THAN देन आएगा। गौर करें, ये वाक्य फुल स्टॉप वाला वाक्य, मतलब नो सूनर से वाक्य की शुरुआत होगी तो इसके बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा और आगे के खंड में क्या आएगा? देन। अभी भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये फुल स्टॉप वाला वाक्य होगा, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। कंक्लूजन क्या? जब वाक्य की शुरुआत नो सूनर से होगा तो कभी भी इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, जब भी आना होगा तो क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फिर आगे के खंड में क्या आएगा बउआ? तो आगे के खंड में देन का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग। तो एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन देगा, दूसरा पॉइंट यहां से क्वेश्चन। आइए देखते हैं। वो दिया, वो दे दिया, उसने दिया नो सूनर I had entered the room, then the lights went out, and everyone started talking loudly. कहता है no sooner I had entered the room than the lights went out and everyone started talking loudly. अब यहां पे वो ए दे दिया,
यहाँ पे वो बी दे दिया, इधर सी, और यहाँ पे वो नो ईरर करके वो डी दे दिया। कहता है यहां से यहां तक कुछ गलत है तो आंसर ए, इधर कुछ गलत तो बी, इधर कुछ गलत तो सी, अगर पूरा का पूरा सही तो नो ईरर डी। अब आइए देखते हैं। तो पहले तो इधर से चलने वाली बात, जब ये नो सुनर पे नजर पड़ा, नो सुनर पे मन में लड्डू फूटा तो फूटा। जब ये नो सुनर से शुरू हुआ तो क्या बात, आपके मन में दो बात आना चाहिए, एकदम दो बात फिक्स है। बउआ इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, जब भी आया है या आएगा, दो ही पॉइंट से क्वेश्चन, वो कहीं से क्वेश्चन नहीं देने जा रहा है। अब यहाँ पे नो सुनर आया तो नो सुनर के बाद देखो ना आई क्या है, ये तो सब्जेक्ट दे दिया, इधर ये क्या दे दिया, वर्ब दे दिया ना। तो बउआ नो सुनर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। बोलो बोलो ये सही की गलत, तो ये गलत ना, ये तो गलत गलत। आंसर मेरा क्या हो गया, ए। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, आंसर शीट में क्या रंग आ गया, आंसर शीट में क्या रंग आ गया, तो ये ए। अब सवाल जब सही करेंगे तब क्या, तो बुआ गौर करने वाली बात, ये हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये इंटॉर्ट क्या है, ये मेन वर्ब। अब जब हमको सही करना होगा तो नो सुनर रहेगा, इसके बाद क्या, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना। तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट में जब हेल्पिंग आ जाए मेन, एकदम याद रखना है, जब हेल्पिंग आवे मेन तो बाहर कौन जाएगा, हेल्पिंग, सही हो जाएगा। नो सुनर हैड आई इंटर्ड। अब देखो ना हैड क्या, वर्ब भाई हेल्पिंग वर्ब, ये क्या आई सब्जेक्ट, और इधर ये क्या मेन वर्ब। तो आपको याद क्या रखना है कि नो सुनर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो क्या, तो जब हेल्पिंग और मेन दोनों रहेगा तो बाहर कौन, तो कमजोर है ना, मेन आदमी तो बैठले रहेगा, कमजोर आदमी बाहर जाएगा। तो ये जब हेल्पिंग मेन आएगा तो बाहर कौन जाएगा, हेल्पिंग। सही क्या होगा, नो सुनर हैड आई इंटर्ड, no sooner had I entered the room than the lights went out and everyone started talking loudly। कहता है जो ही, जैसे ही मैं रूम में प्रवेश किया, बिजली चली गई, बल्ब बंद हो गया होगा, और कहता और प्रत्येक लोग क्या कर दिए, शुरू कर दिए जोर जोर से बात करना। और एक बात, नो सुनर आया तो देखो दैन का प्रयोग दिया है ना, ये दैन दिया है ना, दैन, ये बिल्कुल सही है, सही है। तो एक तो ये, तो जब हेल्पिंग रहेगा तब तो हेल्पिंग बाहर चला गया। अब क्या, जब हेल्पिंग नहीं रहेगा तब क्या, जब हेल्पिंग नहीं रहेगा तब क्या, तो चलिए देखते हैं। वो दे दिया नो सूनर I came here, then I took my seat. No sooner I came here, then I took my seat. फिर वो A दे दिया, वो B दे दिया, वो क्या C दे दिया, इधर वो नो ईरर D दे दिया। और कहता है आंसर क्या, बउआ देखो देखो नो सुनर से वाक्य शुरू हुआ तो नो सुनर के बाद देखो ना ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में भी ये क्रिया का कैमा रूप, दूसरा रूप ना, देखिए ना, ये काम, केम, कम, V1 V2 ये V3, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे दिया। तो नो सुनर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। आंसर क्या हो गया, ए। आंसर क्या हो गया, ए। तो आंसर तो आप एग्जाम में दे दिए, आपके एग्जाम में सही करने के लिए नहीं कहता है। अब सवाल हम आपसे पूछे, आपने आंसर दे दिया ए बी सी डी, आंसर ए। अब सवाल ये कि सर इसको सही कैसे करेंगे, अगर हेल्पिंग था तब हेल्पिंग बाहर गया, यहां पे तो हेल्पिंग नहीं है, तब कैसे, तो बउआ हर जगह हेल्पिंग आएगा या मॉडल वर्ब आएगा, मां 3 जगह हेल्पिंग नहीं आएगा। क्या, एक नोट में क्या लिख ले, एक नोट में क्या लिख ले, तो बउआ जब कभी सब्जेक्ट प्लस V1 आ जाए, याद रखना सब्जेक्ट प्लस V1,
तो इसका इन्वर्सन क्या बनेगा? तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का V1, ये इसका इन्वर्सन बना। जब बउआ सब्जेक्ट प्लस V2 आ जाए, ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस V2, तो सर इसका इन्वर्सन कैसे? कुछ नहीं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 तब भी V1, और सब्जेक्ट प्लस V2 है तब भी ये इसका इन्वर्सन बना। अब क्या, मान लो आ जाए सब्जेक्ट प्लस V5, अब इसका इन्वर्सन क्या? तो ये आ जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, अभी भी ये V1। रुक जाओ, यही 3 केस। सब्जेक्ट प्लस V1 तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 इन्वर्सन बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 बनेगा, और सब्जेक्ट प्लस V5 तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 इन्वर्सन बनेगा। इसी 3 केस में, यही 3 केस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं आता है, बाद बाकी हर जगह हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब आपको याद करें तो नो सूनर, तो नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो आया, आंसर हो गया। अब अगर सही करना होगा, अरे बोलो सही करना होगा तो क्या बोलो, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 आया, सब्जेक्ट प्लस V2 तो इन्वर्सन क्या बनेगा? अच्छा गौर करें, यहाँ पे फुल स्टॉप वाला वाक्य है, इसी बात को इन्वर्सन क्या बन जाएगा? तो डिड आई केम का V1 कम ना, डिड आई कम, सही क्या होगा? नो सूनर डिड आई कम हियर देन आई टुक माई सीट। अर्थ क्या हुआ? जो ही मैं यहां आया मैंने अपना सीट ग्रहण किया, या जैसे ही मैं यहां आया वैसे ही मैंने अपना स्थान ग्रहण किया, मैंने अपना सीट ग्रहण किया। क्लियर ये बात? तो आपको याद क्या रखना है? पहला बात, नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और दूसरा बात क्या, नो सूनर के बाद जब भी आना होगा तो क्या आएगा? देन आएगा, THEN देन आएगा। क्लियर है? अब इस पे देखते हैं कि आपके एग्जाम में कैसा क्या क्वेश्चन देता है, देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। जब कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। अब क्या, तो बाबा हमने बस 2 बात पे कहा ध्यान रखने के लिए। जब ये नो सूनर रहेगा तो इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट। दूसरा क्या, नो सूनर का पेयर कंजंक्शन देन। अब हुआ एग्जाम में आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब क्वेश्चन में आपके लेवल का कोई बात रहेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आवे आप हमेशा अपने स्तर के बात को देखिए। एक वाक्य में सारा बात आपको आता रहे ये जल्दी संभव नहीं। अब क्या, तो जब क्वेश्चन आवे तो आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या वो दे दिया डिटेक्शन ऑफ फेलियर में इस तरह क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया नो सूनर, तो जब ये नो सूनर आया तो आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए। नो सूनर तो 2 बात चेक करने वाली बात। नो सूनर के बाद क्या, तो जब भी आएगा तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना। अब हेड क्या है? वर्ब। ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट। तो पहला बात तो लग गया कि नो सूनर के बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट आया। फिर हम दूसरा बात क्या सिखाए हैं कि नो सूनर के बाद जब वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो नो सूनर का पेयर कंजंक्शन क्या। तो हम लाइन को देखते चले। अब यहाँ पे नो सूनर का पेयर कंजंक्शन THEN देन होता है। देखो THEN फंसा रहा है, ये पार्ट गलत। आंसर मेरा क्या चला गया? बी चला गया। अब सही करना होगा तो क्या चीज? THEN देन। आंसर क्या चला गया? तो ये बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। देखना शुरू करें। फिर नो सूनर आया तो क्या, पहला बात क्या, तो नो सूनर के बाद तो ये क्या दे दिया? सब्जेक्ट। और वाज क्या दे दिया? वर्ब। तब वो नो सूनर के बाद कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, बोलो तो कहियो नहीं। मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? ए। आंसर में क्या चला गया? ए। अब जब सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज द स्टेशन। अब यहाँ पे आंसर क्या चला गया? ए। तो जब ही एक पार्ट में एक आंसर मिल गया फिर आगे देखने वाला बात नहीं। एक क्वेश्चन में कभी भी 2 गलती संभव नहीं।
मेरा आंसर क्या चला गया, इस सेट में भी ए चला गया। चलते हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, फिर समझिए अपना आंसर करें। अब कहा तुरंत बनेगा नो सुनर, तो नो सुनर आया। अब नो सुनर का फिर ये सब्जेक्ट दे दिया और ये V2 दे दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो नो सुनर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब कभी भी नहीं आएगा, गलत है, गलत है। अब क्या, तो क्या आएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना, तो बउआ द टीचर इंटर सब्जेक्ट प्लस V2। तो हम लोग क्या सीखे, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग क्या सीखे थे, सब्जेक्ट प्लस V2 का इन्वर्सन क्या था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ना। अब इसको क्या हो जाएगा, तो डिड द टीचर इंटर, इंटर डिड द टीचर इंटर, आंसर क्या चला जाएगा, ए, आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नो सुनर, नो सुनर आया, डिड वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो पहला पार्ट तो सही। अब जब नो सुनर आया तो आगे के खंड में दूसरा पॉइंट खोजो, तो नो सुनर आया, तो नो सुनर का पेयर कंजंक्शन THN देन ना, ये व्हेन दिया, व्हेन नहीं होगा, क्या होगा, ये देन वाली बात, देन वाली बात। आंसर क्या गया, बी। आंसर सीट में क्या चला जाएगा, बी ना, बी। यहां पर के लिए क्या, ये ए चला जाएगा, ए। क्लियर ये बात। तो बहुआ फिर वही बात, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये बीच में कौन सा टॉपिक आ गया, कहता है नथिंग बट। अब ये नथिंग बट का अर्थ क्या, तो कहता है नथिंग बट का अर्थ होता है कुछ नहीं लेकिन, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं बल्कि, मतलब क्या, तो हम कह सकते हैं पानी के अलावा कुछ नहीं है, मतलब क्या, पानी ही पानी है। अब इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, डिफेंस की बात करें, लगभग हर एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। देखते हैं कहता क्या है वो, जब कभी भी ये क्या आ जाए, नथिंग बट कहीं पे भी आ जाए, मेरा 2 बात याद रखना, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। क्या, तो जब नथिंग बट आएगा तो कहता है इसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, तो आने वाला नाउन सिंगुलर, और क्या, आने वाला नाउन प्लूरल। मतलब कहता है कि नथिंग बट के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा, एक वचन भी हो सकता है, और क्या, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन जो क्या आएगा, भर्ब आएगा, वो भर्ब क्या, तो वो भर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। हमेशा क्या होगा, ध्यान से, हमेशा क्या होगा, एक वचन होगा। फिर से रिपीट, आपको ध्यान देना, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो भर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक वचन सिंगुलर होगा। जैसे हम कहते हैं नथिंग बट ए स्टूडेंट इज देयर, कुछ नहीं एक छात्र है। नथिंग बट के बाद देखो आने वाला नाउन क्या आया, सिंगुलर, भर्ब भी सिंगुलर, ये भर्ब भी सिंगुलर। यहीं पे हम कहते हैं नथिंग बट बॉयज इज देयर, यहीं पे मामला फंस गया। ये नथिंग बट, तो नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन, ये बॉयज तो प्लूरल दिया। अब बच्चा को लगता है कि बॉयज झट से इज नहीं आर कर देता है, जो कि गलत। नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन भर्ब हर स्थिति में नाउन प्लूरल है, फिर भी भर्ब क्या होगा, ये भर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अब आपको याद क्या रखना है, तो नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन भर्ब क्या, तो हमेशा सिंगुलर ही आएगा।
अब इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहली बात, ये डिटेक्शन ऑफ एरर क्या हुआ। तो आपके एग्जाम में जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं वो एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन बना के दे देता है। अब क्या, जब भी कोई क्वेश्चन आवे आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ कोई बात क्वेश्चन में रहेगा। जब क्वेश्चन आवे आप देखना शुरू करें, देखना शुरू करें। कहता है यहां से यहां तक कुछ गलती है तो आंसर है, इधर कुछ गलत है तो बी, इधर कुछ गलत है तो सी। अगर ये पूरा का पूरा सही है तो क्या हो जाएगा, नो एरर बी। आइए देखना शुरू करते हैं। हम देखना शुरू किए। Meanwhile, along with her parents tells me that nothing but, अब जब ये नथिंग बट आया मन में लड्डू फूटा तो फूटना चाहिए। नथिंग बट के बाद क्या, आने वाला नाउन कैसा, तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। ये नाउन कैसा दिया, प्लूरल। अब बच्चा क्या करता है, झट से वर्ड्स प्लूरल देखा वो झट से आर को सही समझ लेता है। लेकिन हम लोग पढ़े क्या है, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी होगा लेकिन वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा सिंगुलर। अब ये आर गलत है। अब आर के जगह पे क्या होना चाहिए, ये इज। आंसर मेरा क्या चला गया, सी। आंसर सीट में क्या रंग आ गया, सी। कंक्लूजन, नथिंग बट के बाद जो नाउन ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग ही अपना आंसर करें। तुम चलिए क्या आंसर होगा हुआ, देखिए थोड़ा सा एग्जामिनर परेशान किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। कहता है देयर आर नथिंग बट मिजरीज इन हर लाइफ। तो नथिंग बट आया। अब जब ही नथिंग बट आया तो आपका ध्यान खटकना चाहिए। बहुआ आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका माइंड स्ट्राइक करेगा रूल पे। अब आया देयर आर नथिंग बट, नथिंग बट जब है तो मन में ये बात आना चाहिए। तो नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन मिजरीज, मिजरीज से मिजरीज, ये नाउन तो क्या दिया, प्लूरल दिया, प्लूरल दिया। अब कहता है वर्ब क्या, सिंगुलर ना, तो देखो ना इसके आगे तो कोई वर्बे नहीं। अब यहाँ पे देयर के बाद देखो ये आर दे दिया। तो बउआ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ये आर नहीं होगा। आर के जगह पे क्या होगा, अरे बोलो इज ना। आंसर क्या गया, ए। आंसर सीट में क्या लिखाया, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, देखना शुरू किए। कहता है द टीचर एंड डायरेक्टर नोज द नथिंग बट। नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन कैसा, सिंगुलर प्लूरल, ये प्लूरल दे दिया। अब बच्चा के मन में क्या लगता है कि प्लूरल है, वो झट से इस इज को गलत मान लेता है। उसको लगता है कि प्लूरल तो ई भी प्लूरल होना चाहिए। जबकि ध्यान देने वाली बात क्या, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब बॉयज इज सीन होगा, बॉयज आर सीन नहीं, बॉयज इज सीन। ये इज यहाँ पे बिल्कुल सही है, मतलब हमारा आंसर, ये वाक्य सही है। हमारा आंसर नो एरर डी। तो डिटेक्शन ऑफ एरर में एक आंसर नो एरर डी भी हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल। हम लोग इस यूनिवर्सली के साथ बाय ऑल का प्रयोग करते हैं। खबरदार, इस यूनिवर्सली के साथ बाय ऑल का प्रयोग करना ही गलत है। सवाल आया क्यों, बउआ इस यूनिवर्सली का अपना ही अर्थ होता है विश्वव्यापी रूप से, सर्वत्र, हर जगह, सभी के द्वारा, सार्वभौमिक रूप से। बउआ जब यूनिवर्सली का अर्थ हो गया सार्वभौमिक रूप से, सभी के द्वारा, यहाँ पे बाय ऑल का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि बाय ऑल का भी अर्थ था सभी के द्वारा। तो जब इसके अर्थ में सभी के द्वारा है तो बउआ यहाँ पे बाय ऑल सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब यूनिवर्सली के साथ कभी भी बाय ऑल का प्रयोग
नहीं होगा। जब भी ये लिखा जाएगा सिर्फ यूनिवर्सली, हटाने की बात आएगी तो हम बाई ऑल को हटाएंगे। अब क्या, इसी से बना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल, ये गलत है, गलत है। अब क्या करेंगे, इस बाई ऑल को अगर हटा देंगे तब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सही हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या कह रहा है, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। कोई बात है, कोई ऐसा नियम जो लगभग सभी आदमी मान रहे हैं, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेने वाली बात। फिर कहता है यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड बाय ऑल, फिर बाय ऑल का प्रयोग उचित नहीं। अब इसका अर्थ क्या, तो इसका भी अर्थ होता है सार्वभौमिक रूप से, इसका अर्थ भी स्वीकार्य वाली बात, स्वीकार करने वाली बात, एक्सेप्ट करने वाली बात, किसी को एक्सेप्ट कर लेना। फिर क्या कहता है, यूनिवर्सली नोन बाय ऑल, फिर ये बाय ऑल को हटा दो, बाय ऑल को हटा दो। अब इसका अर्थ क्या हो गया, फिर वही सेम, सार्वभौमिक रूप से क्या चीज, जाना गया, जाना गया। कोई बात है जो सभी के द्वारा जाना गया, विश्वव्यापी रूप से सभी के द्वारा। एक्चुअल में बहुआ ये वर्ड जो है, ये वर्ड एडवर्ब है, एडवर्ब है। इसका एडजेक्टिव होता है ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वर्ड एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब वाली बात, यूनिवर्सली एल वाई जुट गया। आइए फिर कहता है यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल, इसका अर्थ क्या, तो क्या ये बाय ऑल तो नहीं होगा। फिर इसमें कहता है सार्वभौमिक रूप से क्या चीज, मान्यता प्राप्त, कोई ऐसा मान्यता हो जो सभी आदमी मानता हो, ये चीज ऐसा है तो है। सार्वभौमिक रूप से मतलब कि विश्वव्यापी रूप से सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त। फिर क्या कहते, यूनिवर्सली एप्लीकेबल बाय ऑल, ये क्या, फिर बाय ऑल नहीं होगा। कहता है सार्वभौमिक रूप से लागू, कोई नियम हुआ वो सब पे लागू हो जाए, भारत में भी हो जाए, चाइना पे भी हो जाए, सब देश पे लागू हो जाए, सभी पे लागू। फिर कहता है यूनिवर्सली एडॉप्टेड बाय ऑल, फिर बाय ऑल नहीं होगा। एडॉप्टेड में क्या कहता है, सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया, कोई बात है उसको एडॉप्ट आदमी कर लिया, चलो ये चलन ऐसे है, हम इसको आज से हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडॉप्ट करने, अपनाने वाली बात। फिर क्या कहता है, यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल नहीं होगा। अब क्या, सार्वभौमिक रूप से क्या निंदा की गई, निंदा किया गया। कोई बात है जिसका पूरा स्तर पे, अब टेररिस्ट का सपोर्ट पाकिस्तान करता है, पूरे विश्व स्तर पे उसका क्या, उसका निंदा होता है। फिर कहता है यूनिवर्सली वैलिड बाय ऑल, फिर बाय ऑल नहीं होगा, क्या होगा, सार्वभौमिक रूप से क्या वैध, कोई नियम है वैलिड, इसकी वैलिडिटी कितना था, 4 महीने। अब ये बात है तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलो लागू होगा, वैध वाली बात। अब सवाल क्या, तो आपको याद क्या रखना है, तो यूनिवर्सली के साथ कभी भी बाय ऑल का प्रयोग नहीं होगा। हटाने की बात आएगी हम बाय ऑल को हटाएंगे कभी भी, क्योंकि यूनिवर्सली में इसका अर्थ छिपा हुआ रहता है। आइए अब इस पे क्वेश्चन क्या, तो आपके एग्जाम में हम बैंक की बात करें, एसएससी की बात करें, डिफेंस की बात करें, आपके एसएससी के एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, देखिए ना दिया, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया, कहता पाकिस्तान का क्या सपोर्ट किसके प्रति, इंडिया के टेररिस्ट के प्रति, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल, यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल, तो बाय ऑल होगा। जब यूनिवर्सली आ गया ये बाय ऑल का प्रयोग उचित नहीं, बाय ऑल को हटा देंगे, आंसर क्या चला जाएगा, सी। आंसर शीट में मेरा क्या चला जाएगा, सी। क्लियर है, तो क्या बात, यूनिवर्सली के साथ बाय ऑल का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, जब भी लिखा जाएगा तो सिर्फ यूनिवर्सली लिखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं इक्वली एज गुड एज, इक्वली एज गुड एज, राम इज इक्वली एज गुड एज। खबरदार, ये इक्वली एज गुड एज कहना ही गलत है। इस एज गुड एज के साथ इस इक्वली का प्रयोग ही नहीं होगा। अब सवाल उठा क्यों, आखिर ये गलत क्यों हो गया? ये जब भी बोला जाएगा तो एज गुड एज ये सही होगा, इसके पहले इक्वली का प्रयोग नहीं। अब सवाल है ऐसा क्यों? तो बउआ, इस एज डॉट 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 एज से रिलेटेड 3 पॉइंट आपको जानना है, जिससे क्वेश्चन का मोड है क्या? तो बउआ, ये एज डॉट 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 एज कंजंक्शन है भाई, जिसका अर्थ होता है इतना जितना या उतना जितना। मतलब क्या? ये बराबर वाली बात, बराबर वाली बात। राम इतना अच्छा है जितना कि श्याम, सीता इतनी अच्छी है जितनी कि गीता। मतलब कि बराबर वाला बात, इक्वल वाला बात। मतलब ये एज डॉट 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 एज के अर्थ में छिपा हुआ ये इक्वल वाली बात, ये इक्वल वाली बात छिपा हुआ है। अब आपको ध्यान क्या देना है? तो बउआ, सबसे पहला पॉइंट, इस एज डॉट 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 एज के पहले कभी भी क्या नहीं आएगा? तो इक्वल, ये इक्वल या इक्वली का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। पहला बात क्या? तो क्यों भाई? तो इसके अर्थ में बराबर का चिन्ह छिपा हुआ है। जैसे हमने कहा यहाँ पे राम इज इक्वली एज गुड एज, तो इसका अर्थ ही ना हो गया बराबर, अलग से ये इक्वली सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। हम कहते हैं सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। सीता इतनी सुंदर है जितनी की राधा, मतलब सीता और राधा दोनों बराबर सुंदर है। तो पहला पॉइंट क्या? एज के पहले इक्वली इक्वली का प्रयोग नहीं। और दूसरा एक बात एडिशनल याद रखना है, इस एज के बीच में, इस एज के बीच में अगर एडजेक्टिव रखना हो, एडजेक्टिव, तो क्या भाई? तो ये फर्स्ट डिग्री, इधर ये सेकेंड डिग्री, इधर ये थर्ड डिग्री वाली बात, इसी को हम लोग क्या? पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, इधर ये सुपरलेटिव, जो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं। क्या? ये गुड, ये बेटर, इधर ये बेस्ट, यहीं पे बुआ ये टॉल, टॉलर, इधर ये क्या? टॉलेस्ट, यहीं पे क्या हो गया? ये ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये क्या? मोर ब्यूटीफुल, और इधर ये क्या? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको एक और क्या बात याद रखना है कि इस एज के बीच में हमको क्या रखना हो? अगर ये एडजेक्टिव रखना हो, मतलब क्या? एज के बीच में आने वाला एडजेक्टिव क्या होगा? वो एडजेक्टिव हमेशा किस डिग्री में होगा? फर्स्ट डिग्री में होगा। ध्यान से, जो एडजेक्टिव आएगा वो फर्स्ट डिग्री में होगा। यहां पे भी सीता इज एज ब्यूटीफुल एज, ये ब्यूटीफुल कौन सा डिग्री? फर्स्ट डिग्री ना। फिर राम इज एज गुड एज, ये गुड क्या? फर्स्ट डिग्री ना। तो आपको दो बात क्या याद रखना है? तो पहला बात, एज के पहले कभी भी इक्वल इक्वली नहीं होगा। क्यों भाई? तो इसके अर्थ में बराबर का चिन्ह छिपा हुआ है। दूसरा क्या बात, इसके बीच में जो एडजेक्टिव आएगा कौन से डिग्री में आएगा? फर्स्ट डिग्री। जैसे हम दे दिए मोहन इज एज टॉलर एज सोहन, बउआ एज, इसके बीच में ये टॉलर सेकेंड डिग्री ना, ये गलत हो गया। क्या होगा? टॉल होगा। क्या होगा? टॉल होगा। क्लियर है ये बात? एक और एडिशनल बात याद रख लेना है भाई। एक और क्या बात? तो ये एज, ये एज क्या? तो ये एज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आएगा। अफर्मेटिव, राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, हम लोग पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आएगा। और ये एज
नेगेटिव सेंटेंस में भी आएगा। राम आम नहीं खाता है, सीता बाजार नहीं जाती है, ये दोनों में आता है। जैसे यहां पे हम बोले राम इज एज गुड एज श्याम, ये यहां पे भी ये सही अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहीं पे अगर आ जाए राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, ये देखो नॉट आ गया तो नेगेटिव में भी ये सही। तो आपको बात क्या याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है, हमेशा याद रखेंगे। क्या? एज तो एज के बीच में आने वाला एडजेक्टिव कौन सा डिग्री? ये फर्स्ट डिग्री। दूसरा बात क्या, एज के पहले कभी भी इक्वली का प्रयोग नहीं होगा। और तीसरा बात क्या, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आएगा और ये नेगेटिव सेंटेंस में भी आएगा। तो याद क्या रखना है, इक्वली एज गुड एज होगा तो नहीं कभी नहीं। जब भी बोलना हो तो एज गुड एज हम बोलेंगे। राम इज एज गुड एज श्याम, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। अब इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन आइए, अभी क्वेश्चन क्या कहता है वो क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली एज सक्सेसफुल एज। तो कितना बात? 3 बात ना, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आया तो आया। दूसरा क्या बात, ये एज जो आया तो एज के बीच में आने वाला एडजेक्टिव कौन सा डिग्री? तो ये सक्सेसफुल फर्स्ट डिग्री ना, ये सक्सेसफुल फर्स्ट डिग्री, तो ये तो बिल्कुल सही। तो पहला पॉइंट क्या, आने वाला एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट अफर्मेटिव नेगेटिव कुछ छोटा था तब भी ये सही। तीसरा बात क्या, एज के पहले कभी भी इक्वली आएगा तो ये नहीं। अब अगर इतना दूर में गलती तो आंसर ए, इस पार्ट में गलती तो आंसर क्या हो गया, बिहार वाला बी। अब यहां पे इक्वली को क्या करेंगे, हटा देंगे। सही क्या होगा, द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। क्लियर ये बात? तो आंसर शीट में क्या रंग आ गया, ये बिहार वाला बी। चलिए अगले कंसेप्ट को देखते हैं।